विशाल की अपनी ज़ात की बात की जाए तो वैसे आप बनना क्या चाहती थी? विशाल मलिक तो पेंटर भी हैं। पेंटिंग का तो बचपन से ही पैशन था और एक और वर्ल्ड में बंदा चला जाता है जब क्रिएटिव हुँ। थॉट्स में होता है और आई थिंक अपने आप से भी मुलाकात का ही टाइम होता है। आपको खाने में पसंद क्या है? जैसे होता है ना किसी को बिरयानी, किसी को आलू गोश्त, हम्म, कुछ भी कोई पाकिस्तानी डिश या यस, कश्मीरी डिश क्या पसंद है आपको? मुझे दम आलू वहाँ के पसंद है, कश्मीरी पंडित उनकी डिश है, ठीक है। बहुत ही मज़े की है। और पाकिस्तानी तो इतनी डिशेस हैं हमारी। ट्रम्प ये पेशकश कर चुका है, वो कहता है कि मैं न्यूट्रल वेन्यू पे बिठा दूँगा, मैं बिठा सकता हूँ इनको खाने की टेबल पर। बड़ा ही खूबसूरत उनकी तरफ से एक सजेशन है कि डिनर की टेबल पे मैं बिठाऊं और हुँ, अमन की हुँ, बात करूं, हुँ, बहुत अप्रिशिएट मैं कर रही हूँ। वो टेबल कंप्लीट तभी होगा जब मेन पार्टी की हुँ, चेयर होगी और उसके हुँ, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उसके हुँ, ऊपर। हुँ, पैलेस्टाइन का और कश्मीर का ये सबसे हुँ, पुराने मसले हैं यूनाइटेड हुँ, नेशंस में। अगर ये रिजॉल्व नहीं होते तो यूनाइटेड नेशंस की अब एग्जिस्टेंस भी बहुत चैलेंज ग्लोबली हो हुँ, रही है हुँ। और इनका फेलियर टूवर्ड्स सब्सटैंशियल पीस बिल्डिंग। अस्सलाम वालेकुम माइनस न्यूज़ के साथ मैं हूं फौजिया कुलसूम राना और आप सबको ईद मुबारक। ईद कहते हैं अपनों की दीद हुआ करती है और जब अपने शायद पास ना हो या साथ ना हो तो ईद का मज़ा कुछ भी नहीं होता। आज हमने माइनस न्यूज़ में आपकी मुलाकात करवानी है हमारी बड़ी ही पसंदीदा बहुत ही फेवरेट। जब उन्होंने गवर्नमेंट जो केयर टेकर थी उसमें सर्व किया तो वाकई में उन्होंने हक अदा कर दिया। कुछ लोग कहते होते हैं कि शायद केयर टेकर में कुछ लोग आते हैं जस्ट उनको जो ऑब्लाइज कर दिया जाता है, लेकिन मिशाल हुसैन मलिक साहिबा जो हैं उन्होंने इतना काम किया, हम खुद उसके विटनेस हैं। इसके साथ-साथ पीस एंड कल्चर जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसकी सरबराह हैं। कश्मीर के लिए मुज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाना या इंसानी हकूक़ की वायलेशंस किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर हो रही हो तो हमें एक्टिव नज़र आती हैं। विशाल बहुत शुक्रिया एक तो आपने अपना कीमती वक़्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहला मेरा सवाल, क्योंकि यासीन मलिक साहब का मैं ज़िक्र करूँगी, उनके साथ आपने कितनी ईदें मनाई? उनके साथ दो ईदें। क्या याद है? कैसी थी वो ईदें? उनके साथ हर मोमेंट ही तकरीबन बड़ा खूबसूरत था और मतलब अरेस्ट भी उनको कर लेते थे वहाँ पे वो। अ, मगर ये है कि चलो कोटी बाग पुलिस स्टेशन में मिल लेना बाद में हुँ, या घर पे हाउस अरेस्ट एक दफ़ा थे वो ईद की हुँ। नमाज की। बट अदरवाइज़ वही जॉली और गपशप और हुँ। कपड़ों का बड़ा शौक और मतलब बड़ा अच्छा मज़ा। ईदी देते ईदी मलिक भी साहब? देते थे, कितनी ईदी यस। मिली आपको उस टाइम मुझे पे? याद नहीं है, आई डोंट नो, कुछ दी थी उन्होंने ईदी, मुझे भूल रहा है। इसका मतलब आपने और खर्च कर ली, रखी जी, नहीं सँभाल हाँ के। जी, वो तो मेरे हाथ में रहते ही नहीं है, मैं खर्च हुँ, कर लेती हूँ। बट ये है कि रज़िया को मतलब वो सबसे बेबी थी, वो हुँ, छीनती थी वहाँ पे, हुँ, मुझे याद हुँ, है हुँ, अपनी हुँ, दादी से भी ना। तो वो मतलब क्यूट मेमोरीज़ हैं, जब वही जिस तरह ईद होती है, हुँ, हल्ला-गुल्ला, फैमिलीज़ हुँ, मिलें आपस में, मगर उसमें भी थोड़ा-सा वो आ जाता था उनका रेस्ट का। तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस होता था फॉर हुँ, पाकिस्तानी, नॉट सीइंग हुँ, ईद की नमाज़ पढ़ना हुँ, कश्मीर हुँ। में कैसा होता है। तो बट वैसे वो कैसी होती है ईद की नमाज़ कश्मीर में? मस्जिदों में ही होती है, बट हुँ, ये है कि खुतबा भी होता है और सारा। हुँ। बट सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, पहरा। उस ज़माने में जब की मैं बात कर रही हूँ, वो कांग्रेस का टाइम था, तो उस हुँ, वक्त थोड़ी कहते से बेहतरी है। बेहतरी है। और फिर उसके बाद जब मोदी का टाइम आया तो ज़्यादा ख़तरनाक था। हुँ, हुँ, तो ये है कि लोग जो है कुर्बानी की जो ईद होती थी उस पे अक्सर लोग कहते थे कि हमने तो अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो उस तरह कुर्बानी जिस तरह रेगुलरली लोगों के हुँ, घरों में होती हुँ, हैं हुँ, ऑल हुँ, ओवर हुँ, द वर्ल्ड, मुस्लिम उम्मा की उस तरह की उनकी कॉन्सेप्ट नहीं है। हुँ। क्योंकि वो जब अपने सबसे प्यारे को कुर्बान कर देना तो वो बिल्कुल। वाली फिर शहीदों के घरों में जाना, फिर हुँ, जो जो उनकी जो कब्रिस्तान है शोहदा का, उधर हुँ, शोहदा की कब्रिस्तान पे जाते थे हम लोग। तो इस तरह की होती थी और लोगों के घरों में जाके उनके साथ हुँ। दिलजोई करना, जस्ट एक दूसरे की। और मैंने देखा है हाँ, कि इसमें बड़ा हौसला मिलता है जब बिल्कुल। जब हम आपस में एक दूसरे को कंसोल करते हैं, तो उससे हुँ, फिर एक स्ट्रेंथ भी मिल जाती है, हुँ, एक हिम्मत आ जाती है। हुँ, तो वो बड़ा ज़रूरी है। अभी भी यहाँ भी जो ईद हो रही है, हुँ, बेशक माशाल्लाह से बहुत बड़ी फतह मिली है हुँ, पाकिस्तान को, बट जो लोग शहीद हुए हैं, जो इंजर्ड हुए हैं, हुँ, तो उनको भी विज़िट करना हॉस्पिटल्स में उनकी फैमिलीज़ को, तो वो भी अच्छा हुँ। सुकून मिलता है। ईद के मौके पर। यस। अच्छा देखिए ये जो पहलगाम हुआ, आप भी ज़ाहिर है मकबूज़ा कश्मीर आप विज़िट कर चुकी हैं। मिशाल आप क्या समझती हैं इंडिया ने सबसे पहले तो मतलब कि उन्होंने कहा जी हम तो इंक्वायरी नहीं मानते। पाकिस्तान ने ऑफ़र किया न्यूट्रल इंक्वायरी लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जंग मुसल्लत कर दी।
ये सब क्या है? कश्मीर की सूरत हाल जो मकबूज़ा वादी की सूरत हाल है, आप अपनी आँखों से देख कर ऑब्ज़र्व करके आई हैं। हुँ। आपको क्या लगता है सिर्फ़ कश्मीरियों को यरग़माल बनाने के लिए, गासिबाना कब्ज़ा रखने के लिए, इस तरह के जो मिसएडवेंचर्स और फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं हिंदुस्तान करता है? हुँ। क्या राय है आपकी? देखिए इतनी रेपिटिशन हो चुकी है इस तरह के फेल्ड डायलॉग्स की शिमला से लेकर अब तक, और शिमला के टाइम के हालात कुछ और थे। उस वक़्त कैदियों की रिहाई का मुतालबा था। पाकिस्तान इतनी स्ट्रॉन्ग विकेट पे नहीं हुँ, था। इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह एक इनको एक मार्का इन्होंने जीता है। हुँ, और इंडिया की जो डेलीगेशन बाहर के मुल्कों में गई है वो बहुत कनिंगली उन्होंने अपनी इसको वॉर नहीं कहा, इसको ऑपरेशन कहा है, हुँ, सिंदूर हुँ, हुँ, ऑपरेशन, क्योंकि उनको इसके अंदर डिफीट मिली है। तो ये पूरा का पूरा जिस तरह इंसिडेंट्स रेपिटिशंस ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस की बात हो, मुंबई ब्लास्ट की बात हो, उरी अटैक, पुलवामा, हुँ, फिर ये क्या कहते हैं 5 अगस्त, फिर पहलगाम। हुँ, तो ये वन आफ्टर द अदर फिर फ़ौरन ही ब्लेम गेम डाल देनी, और जिस तरह आपने बात की कि कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन नहीं गए, कोई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स नहीं गए, कोई हुँ, कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं इस्टेब्लिश हुई, कोई इस तरह का बोर्ड नहीं इस्टेब्लिश हुआ जिसके थ्रू शेयरिंग हो ऑफ इंफॉर्मेशन हुँ, कि भी हुँ, ये इन्वॉल्व है, एविडेंसेस नहीं इन्होंने प्रेजेंट किए, और रिजेक्ट किया हर वो हुँ, ऑफ़र जो इसको पीसफुली रिजॉल्व कर सकती है। और एक बहाना ढूंढ के उस पहलगाम के बाद इन्होंने, हुँ, जो कि मैं समझती हूँ कि अगर मान भी लें कि अगर ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी है, हालांकि अब कोई मानता नहीं क्योंकि इतना रिपीट इन्होंने किया है। और हुँ, कैसे पॉसिबल है जहाँ 10 लाख फौज है, आपके हर जगह सर्वेलेंस कैमराज हैं, आप ड्रोन मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे, लोगों को वॉच कर रहे होते हैं, तो हुँ, विच इज़ वेरी मिस्टीरियस कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। हुँ, हुँ, और कुछ के चंद दिनों पहले प्लान था मोदी का विज़िट, और वो कांग्रेस हुँ, के जो हेड हैं उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास वो लेटर है कि वो मोदी को जो दिया गया था, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट सिक्योरिटी वालों ने, कि आप मत जाएं कि वहाँ पे हुँ, कुछ हो सकता है। हुँ, तो वो नहीं गए। मगर क्या वजह है कि वो अगर नहीं गए, तो हुँ, अगर ऐसी कोई इनको खबर थी हुँ, तो वो वहाँ पे इन्होंने क्यों नहीं वहाँ पे हुँ। सेफ गार्ड किया? तो तो इट इज़ ऑल वेरी फिशी। और इसका सारा का सारा जो बिग क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा है कि इन्होंने, देखिए हम तो कह रहे हैं कि इंक्वायरी की जाए, दुनिया कह रही है, मगर इन्होंने अपने पार्लियामेंट में अभी तक एविडेंस जो हुँ, है पेश नहीं पेश किए। नहीं किए। तो तो आपको अपनों को ही लगता है नहीं दे सक रहे इंडिया हैं, की तो इंटेलिजेंस काहे का फेलियर भी है? देंगे? हर चीज़ का फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर तो मैं तब कहूँगी ना कि हुँ, जब इसकी रिपोर्ट आएगी, कोई हुँ, कमीशन ऑफ इंक्वायरी इस पे बनेगी, उसमें अगर पता चलेगा कि हुँ, कोई बाहर से कोई आया है, ये कौन आया है, उसके हुँ। प्रूफ्स क्या होंगे, होगा? तो उसके बाद हम कहेंगे कि इनकी इंटेलिजेंस का फेलियर। हुँ, अगर पता चले कि इन्हीं के लोग इन्वॉल्व थे, जिस तरह हुँ, पास्ट में जब हुँ, बिल क्लिंटन वहाँ पे आए थे, हुँ, चितसिंगपुरा का मैसेकर हुआ था, इस तरह और भी रिपीट हुँ, इनके होते रहते हैं। एग्जैक्ट उसी को रेप्लिकेट किया है इन्होंने। और हुँ। जब भी इलेक्शंस आते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट जो है, ख़ास तौर पे मोदी की, उनका तो एक चस्का लग गया है उनको कि कोई ना कोई इन्होंने कुछ करना होता है। अब विशाल इतने जदीद दौर में हुँ, ये जो मोदी करता है कि इलेक्शन स्टंट अपने आप को जितवाने के लिए और आरएसएस की खास तौर पर जो एक शिद्दत पसंद की पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वहां पे अकलियतों की सूरत हाल और बाकी सारी चीजों से आप बखूबी आगाह हैं। तो आपको लगता है कि ये इतना घिसा पिटा नैरेटिव अब नहीं चलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करो और आप इलेक्शन जीत जाओ? कितनी दफा इंडिया इस बेस पे हुकूमत बनाएगा? बिल्कुल। अब तो ये हालत हो गई है कि अब इनके पास कोई झूठा एविडेंस भी नहीं मिल रहा है। हम्म, इनका जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनका अपना ही बंदा था, यूनिफ़ॉर्म के अंदर हम्म, था, बंदूक भी उसने उसी का वेपन था। तो आप पहले अपने लोगों की छांटी करें हम्म, कि आपके अपने लोगों को आप क्या कर रहे हैं, क्या उनको आप ट्रेन करें, क्या हम्म, जानबूझ के करा रहे हैं, बेनिफिशियरी कौन इसका ज़्यादा पास्ट में रह चुका है। इस हम्म, दफ़ा तो क्योंकि इनकी वहमो-गुमान में नहीं था कि हम्म, ऐसा रिस्पॉन्स आ जाएगा। वो 5 अगस्त के बाद जो एक ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स रहा था, हम्म, उसी को माइंड में इन्होंने रखा हुआ था कि हमने इतना बड़ा चीज़ कर ली, तो कोई मतलब इतना कुछ बड़ा एक्शन नहीं हुआ, कोई हम्म, लॉफेयर नहीं किया गया हम्म, पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, कंडेम किया गया इंटरनेशनली, बट वो जो एक लीगल हम्म, लेंस के अकॉर्डिंगली इनको अकाउंटेबल करना, वो नहीं हुआ। तो बल्कि इस दफ़ा इन्होंने वाटर टेररिज्म की भी हम्म, की, और इन्होंने यहाँ पे सिविलियन एरियाज़ को टारगेट किया, नॉट जस्ट बिल्कुल। आज़ाद कश्मीर हुँ, बल्कि पाकिस्तान के भी। बिल्कुल, और पंजाब के भी बहुत पंजाब में सारे हर जगह, शहरों और में। इबादत गाहों हुँ, को भी टारगेट किया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बाहर भी, हर हुँ, जगह सिविल, मतलब मॉल्स के बाहर हुँ, भी, हुँ, इधर-उधर हुँ, हमने देखा, पैकेजेस मॉल लाहौर के बाहर हुँ, भी हुँ, ड्रोन अटैक, मैं उधर ही थी उस वक़्त। हुँ, तो ये सारी चीज़ें हम सब ने विटनेस की हुँ, हैं। फिर हुँ, उन्होंने वो नीलम वाला जो डैम है उसको भी हुँ, इन्होंने बिल्कुल। टारगेट किया। हुँ, तो
अफगानिस्तान भी कुछ इनका चला गया, मतलब इतनी हवाई फायरिंग इन्होंने बिल्कुल। की कि लेकिन इन्होंने अपने ही इलाकों में भी और यही किया, अपने अमृतसर में, अमृतसर और में अब एक वो बाय पृथ्वी जो डिजाइन, इन्होंने किया। अब अमृतसर तो बाय डिजाइन है टोटली, वो तो अभी हम्म देख लें, अब सिख सारे निकल आए हैं। हम्म और वो हम लोग इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कश्मीर के अंदर भी कि भी इन्होंने इस तरह की ऐसे अटेम्प्ट्स किए कि जम्मू के अंदर के भी, जैसे कि खुदा न खासा पाकिस्तान या कर रहा है। ए जगह से कोई अटैक आ रहा है उनकी तरफ, तो वो बाद में पता चला कि उसके तो एक्सपोज हो गए इन्होंने सारे। बगैर इन्वेस्टिगेशन के, फैक्ट फाइंडिंग मिशन के जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया, क्या इनको लग रहा था जिस तरह से इजरायली ड्रोन्स जो हैं और रफाल इनके पास फ्रांस से थे, या इनको किसी और मुल्क की भी शय थी कि ठीक है हम ये मतलब अपनी जो कार्रवाई करना चाहते हैं ये कर लेंगे और पाकिस्तान को दबा लेंगे, या खित्ते में जो तोसी पसंदाना एक आरएसएस का एजेंडा है उसको नाफिज कर पाएंगे? ये इनके साथ वैसे हुआ तो बहुत ही बुरा है। देखिए इनके साथ तो बुरा हुआ है, मगर जो इन ममालिक ने कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट डिफेंस ट्रेड में की हुई थी, स्पेशली फ्रांस, रशिया और इसराइल की, उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग रहा है कि एक तो ये उतने ट्रेंड भी नहीं थी इनकी फोर्सेस, और दूसरा इन्होंने अपने साथ साथ उनको उनकी भी पूरी मार्केट जो एक्सपोज है कर दिया और डाउन कर दी। डिफेंस मार्केट उनकी बहुत डाउन कर दी, वो तो डिसोन कर रहे हैं, इसराइल भी डिसोन कर रहा है, हार्पिक का दिए वो उनको दिए मिसाइल्स वगैरह, ड्रोन्स। तो फ्रांस का भी आप देख लें कितना क्रैश कर गया रफाइल्स के, जो उनके 6 रफाल ऑलमोस्ट के, बिल्कुल। रफाइल। तो ये ओवरऑल इट्स एम्बैरेसिंग। और अभी जो रशियंस ने भी जो है उनकी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मिले इनकी डेलीगेशन को, उनका और जो डिफेंस पाकिस्तान की, सिस्टम था, हाँ, बिल्कुल। तो वो कितने पुराने इनके दोस्त, और फिर G7 के भी समिट में कनाडा हाँ जी। जो कब से शोर मचा रहा था कि ये हाँ। टेररिज्म कर रहे हैं, तो ग्लोबली ये बहुत ज़्यादा आइसोलेट होते जा रहे हैं। और आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं ये बहुत कम ऐसी आइडियल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसको आई थिंक के मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं बनाना चाहिए हमें, और बल्कि इस सीज़ फायर के टाइम पे जो इंटरनेशनल हेल्प आ रही है, स्पेशली जो असल मसला है वो कश्मीर का है, तो उसको जो है विद ऑल फोकस, आई थिंक एक नई बिगिनिंग है फॉर अ प्रोसेस टू फाइनल सेटलमेंट। बिल्कुल, मैं इसकी तरफ आ रही हूँ, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, ये सारे सीन में जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान पर एक धब्बा लगाने की हमेशा कोशिश किया, जी पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट कंट्री, 9/11 के बाद से इवन देख लें, इवन 1979 में देख लें, बाकी सारी सिचुएशंस को जब हम एनालाइज़ करते हैं, तो पाकिस्तान ने हमेशा सैक्रिफाइस किया है कॉम्बैट करते हुए टेररिज्म को। तो आप क्या समझती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया खुद एक्सपोज़ हो गया है? कनाडा में जो कुछ हुआ, इनकी एजेंसी को जिस तरह से एविडेंस के साथ एक्सपोज़ किया है कनाडा ने, और बाकी सारी जगहों पर बलूचिस्तान में जो इनकी प्रॉक्सीज़ चल रही हैं, ब्रामदाग जो है वो हिंदुस्तान में इवन बैठा हुआ है और वहाँ पर नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहा है बलूचिस्तान में। तो क्या समझ रही हैं, क्या वाक़ई फितनतुल हिंद वाली बात और अदर कंट्रीज़ में टेररिज्म को स्पॉन्सर करने वाली बात वाक़ई में जो रॉ है, वो इसमें इन्वॉल्व है? इस पे आपकी क्या टेक है? क्योंकि नज़र आ रहा है, क्योंकि ग्लोबली अगर आइसोलेशन पाकिस्तान को देना चाह रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में ये क्या हिंदुस्तान या मोदी का मुकद्दर तो नहीं बन गई? देखिए ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है। इसके अंदर जो इंडिया का जो टेरर नेटवर्क है ग्लोबली भी, ख़ास तौर पे आरएसएस की जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एचएसएस है, जिस तरह वो एक्सपैंड ओवर द डेकेड्स करती रही है, और पूरी दुनिया जो है उसके अंदर इनका, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूरोप के अंदर हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अरब वर्ल्ड के अंदर हो, हम लोग तो कब से इनके विक्टिम्स हैं, कश्मीरी भी और पाकिस्तान के अंदर भी जो इनकी प्रॉक्सीज होती हैं वाया डिफरेंट कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़। तो बहुत से प्रूफ्स हैं अभी भी, जो हुआ है जाफर एक्सप्रेस का मामला, फिर वो बस का भी हुआ है, और अक्सर, खुशदार वाला भी। और बिल्कुल, तो ये इन सब के अंदर जो शवायद जितने मिलते हैं, और इनके अपने ऑफिसर्स को हमने पकड़ा है, और अभी भी रिसेंटली DGISPR की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने नाम भी लिए बिल्कुल, और जो लोग। टेररिस्ट पकड़े गए हैं, हाँ जी, कुलभूषण यादव का इवन यस। नेटवर्क। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन वन थिंग कि इंडिया की जो आरएसएस की जो स्टेट है, स्पेशली इट्स एन आरएसएस इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। एक तो इसको बैन कराना इंटरनेशनली, ये रूट है टू लाइक ग्लोबल टेरर नेटवर्क, क्योंकि इनको कोई रोक नहीं रहा है, दे आर रूलिंग ऑलमोस्ट अ कॉन्टिनेंट। हाँ, वो कलअदम क्यों नहीं है? वो उस पे अब हमारा फोकस होना चाहिए, एंड वी कैन नॉट equate ourselves. Yes, this is a very important thing with a terrorist state like India, जो कि water terrorism कर रही है, जो civilians के ऊपर जो है टारगेट कर रही है, और एक और sovereign nation के ऊपर अटैक कर रही है, disputed territory के अंदर वो अटैक्स करती है, यूज ऑफ फोर्स से कर रही है सारे काम, और
यूनिलैटरली एक के बाद हम्म, दूसरी चीज़ कर रही है। पहले तो 5 अगस्त किया, फिर उसके बाद डेमोग्राफिक चेंजेस, फिर डिलिमिटेशन करना, डिमोनेटाइजेशन करना, फिर वक्फ बिल से वो जो इंडिया के अंदर खुद एग्जैक्टली। जो कुछ हो रहा है, तो और फिर उस एक पहलगाम का इंसिडेंट करा के जंग मुसल्लत कर देना, और फिर इतनी वेल प्रिपेयर्ड और स्क्रिप्टेड और ऑर्केस्ट्रेटेड वो सारे के सारी चीज़ है कि इट्स टू फेक। आई मीन एनीबडी कैन, एंड फिर उसके बाद अपनी जो है अवाम में जाना, मगर इस तरह अवाम ने जो उनको उसमें सदमा पड़ा जहाँ पे मोदी एक्सपोज हुआ है कि वो इतना ज़्यादा सिनेमा स्कोप पे चल रहा था कि हम जीत गए, हम जीत गए, और वो बॉलीवुड की अवाम मूवीज 10 में। साल से गोदी मीडिया को फॉलो कर रही थी ब्लाइंडली। तो वो ऐसा उनका ख्वाब 10 साल का मैं समझती हूँ चकनाचूर हुआ है। जब अगले दिन उन्होंने उठे तो पता चला कि कोई ऐसा ये डैमेज क्या। हाँ, जरूर हुआ है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं हुआ जो इन्होंने कहा था कि गोदी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान को हम लोगों ने मिटा ही दिया हाँ, फलाना फैसलाबाद में भी हमारी पोर्ट वैसा। निकल आई हाँ, थी, लाहौर में भी पोर्ट, और वो तबाह यस, कर दी। ऑन अ लाइटर नोट, यस, आपने मीम्स एंजॉय की इस सारी सिचुएशन में? वो हर किसी ने किए हैं बहुत, बल्कि मैं हम्म, आपको क्या बताऊं कि इतना जोक बन गया। अब मेरी शादी को 16 इयर्स हो गए हैं, हम्म, और मतलब अभी भी वो जब भी कोई, हम्म, चाहे बच्ची बहुत हंसती है, शी इज 30 नाउ, कि वो हर दफा कोई ना कोई नई लोकेशन वो अर्नाब गौसवी में जी। ले आता है, या मेजर गौरव की हम्म, मुलाकात कहाँ हुई दोनों की, कभी हम्म, कराची, कभी लाहौर, कभी किसके थ्रू, कभी कौन सी लोकेशन। तो इस दौरान भी इन्होंने बहुत सी की कि जी ISI ने कराई शादी, तो वो इतना फनी, इतना वो घिस गया इनका। और जो तो उनकी आपने लाइव कवरेजेस, अगर आपने हंसना हो कि भी जिस तरह उन्होंने स्टिक लेके अर्नाब गौसवी ने जो ये भी कर दिया, हमने ये भी तबाह कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। आई थिंक दे ऑल गॉन मैड। बल्कि आपकी बहन साइकोलॉजी की है, जी। प्रोफेसर है, आई थिंक वो कोई ट्रीटमेंट रेकमेंड करेंगी इन सब आपको के लगता लिए। है कि मोदी का, गोस्वामी का और RSS वालों का मेंटली ट्रीटमेंट हो सकता है? होना चाहिए, ये तो कोई हम्म, साइकाइट्रिस्ट, मैं समझती हूँ सबसे बड़ी हम्म, हेल्प होगी ह्यूमैनिटी का, एक इसका और एक नेतन्याहू का। दे आर हम्म, नॉट मेंटली स्टेबल। आई मीन जो हम्म, जिस लेवल पे ये चले गए हैं, हम्म। ये बहुत ही आई थिंक अच्छा, इस पे भी खौफनाक बहस है। हो रही है कि जो नेतन्याहू की कॉपी है, फोटो कॉपी या फिर सस्ती कॉपी, ये मोदी है। आप देखिए, मोदी जंगी क्राइम एलानिया कह रहा है, फखरिया कह रहा है मैं पानी बंद करूंगा। उसने मसाजिद को टारगेट किया, उसने आबादियों को टारगेट किया। तो आपको नहीं लगता क्यों UN और बाकी सब खामोश रहे कि आप पानी का कैसे, पानी तो बेसिक नीड्स में आता है। तो देखिए, ये जंगी क्राइम में आता है और जंगी क्राइम पे कोई बात ही नहीं हुई। और किस तरह मतलब कि उनके पॉलिटिशियन इतने उनकी जरा भी सेंसिटाइजेशन नहीं है कि वो इस पे बात करें। तो वॉर क्राइम्स को, क्योंकि आप एज ए एडवाइजर सर्व कर चुकी हैं गवर्नमेंट में भी, इंटरनेशनल एक्सपोजर रखती हैं, आपका बड़ा वसी काम है, मकबूजा वादी में जो वायलेशन है वो भी आप देख चुकी हैं। तो मिशाल, आपको लगता है कि जो जंगी क्राइम है उनको रीडिफाइन होना चाहिए ताकि कोई भी मुल्क इस किस्म की जो दहशत गर्दी है, चाहे वो वाटर से रिलेटेड हो या दीगर मामला हैं, वो ना कर सके? बिल्कुल फौजिया, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, और आप खुद भी काफ़ी रिसर्च बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वी आर वेरी प्राउड एंड बीइंग अ फीमेल। और जिस तरह आपका डिग्रीज भी हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी की, तो ये आप जैसे लोग ही इस डेप्थ की सवाल पूछ सकते हैं। और ये मैंने February 19 को मैं जब इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी GT रोड पे, तो मैं मोटरवे की जगह हमने GT रोड ली, और मेरा उसी दिन एड्रेस था इधर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो रौनक देखते गए GT रोड की, कल्चर ये, तो मैं जो था दरिया आते रहे, तो जो भी दरिया गुजर रहा था वो सारे खुश्क थे। पानी तो नहीं है। एक तो वैसी अम्मी के बाद काफ़ी डिस्टर्ब्ड हम लोग हैं, और उनकी जुमेरात भी वहाँ करनी थी लाहौर में। तो वो मुझे बड़ा, और मेरी बहन को और बच्ची को, हमने कहा ये इतने खुश्क हो गए। तो फिर अंदर से कैसे आवाज़ आई, क्योंकि हमने तराने भी कश्मीर के लगाए थे, कि जेलम रोया तराना लगाया था, वो आप वाह। ज़रूर सुनना, वो कश्मीरी हम्म, मकबूजा कश्मीर का सिंगर है, बड़ा ही टैलेंटेड। तो हमने कहा पाकिस्तानी आपस में झगड़ रहे हैं अपने इंटरनल इश्यूज में, तो वो कश्मीर कहीं दूर चला भूल गया गए है, हैं, तो शायद हाँ। यही वजह है कि दरिया भी मतलब खुश्क हो गए दरिया भी हैं खुश्क सोग हो गए में। हैं, और ये पानी कश्मीर की शहादतों से उन लोगों की आता था। तो वैसे कहाँ पानी इंडिया ने आने देना है, वो तो कहाँ मानता है इंडस वाटर ट्रीटी को। आप देख लें, बिल्कुल, कभी वो पानी कम कर देता है सप्लाई, कभी फ्लडिंग, ओवर द बिल्कुल, ईयर्स भी आप बिल्कुल। देख लें। तो लाहौर में गई तो मैंने बड़ी जोशीली स्पीच की, और मैंने कहा ये ना हो कि जो मोदी पानी की टैप जब बंद करेगा या थ्रेट देगा तब सारे निकल आएंगे, कश्मीर हाँ। कश्मीर करेंगे। तो उससे पहले ना आप जरा, और मैंने कहा बारिश नहीं हो रही है, सो 5 महीने हो गए थे बारिश नहीं हुई। तो मतलब मैंने कहा ये साइंस होते हैं कि चाहे आप
ग्रीन पंजाब की आप पॉलिसी स्टार्ट करें, सारा तो पानी हमारे खून से बिल्कुल आता है, वही से आता है। वेजिटेबल्स, फल फूल, तो ये एक अल्लाह की भी एक कुदरत है, आप उनको कैसे भूल सकते हैं। तो लोगों ने कहा नहीं हम नहीं भूले, मैंने कहा नहीं प्रायोरिटी पे लाए ना आप लोग। तो उस रात पे जब मैं तहज्जुद में थी तो मैंने ये बड़ी दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे सबको एज अ नेशन, कि 5 महीने से बारिश नहीं, कुछ ना कुछ हमने बिल्कुल गलत। और यकीन करें उसी रात जब उनको जिक्र बड़ा जोशीले वे में किया, पानी का जिक्र किया, कश्मीर का जिक्र किया, शहीदों का किया, उसी रात बारिश हुई बारिश आफ्टर हुई। 5 मंथ्स। आपको पता है एलर्जीज हो रही थी, लोग कहते नए फॉर्म बहुत का गला कोरोना। खराब हो, बिल्कुल बहुत तो सारे ये मसाइल आ रहे थे। कुछ चीज़ें डिप्लोमेटिक फ्रंट पर होती हैं, कुछ आपके स्पिरिचुअल फ्रंट पर होती हैं, कुछ आपकी पॉलिटिकल होती हैं। तो जो जंगों में भी हम मोदी से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब इनका है क्योंकि ये है ट्रस्ट वाटर, बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, मगर ओनरशिप किसकी है? वो ओनरशिप उस पानी की लीगली कश्मीरियों की है, बिल्कुल ऐसे ही है। राइट? ट्रस्ट वाटर है और वो डिवाइड हुआ है। और वो अगर ये रोकता है और डैम के डैम वो बना रहे हैं, ये तो पहले से भी वो कर रहा है, तो हम लोगों ने अपना मुकदमा इंटरनेशनली पहले भी, हम सॉरी टू से, ठीक नहीं लड़ा। तो अब इट्स हाई टाइम कि हम लोग इसको अब रिव्यू करवाएं इंडस वाटर ट्रीटी को। और क्योंकि जंगों में भी ये नहीं रुक सकता, जिससे आपने राइटली कहा, ये बिल्कुल। वॉर क्राइम का भी एक नया फॉर्म आया है, जेनोसाइडल टेंडेंसी है इस वॉर क्राइम की। और फिर ऊपर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी का पानी है, इज नॉट एन ओनर, इंडिया इज नॉट द एग्जैक्टली। ओनर ऑफ इट। और अगर जो वर्ल्ड बैंक की जो आई थी स्टेटमेंट कि हम लोग फैसिलिटेटर का रोल है, हम उससे आगे नहीं जाए, तो वो भी मैं समझती हूँ कि इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि ये लाइफ का बात है, ह्यूमन लाइफ इज डिपेंडेंट ऑफ दिस रीजन ऑन दैट। तो चाइना का 30% जो ब्रह्मपुत्र और इंडस का जो है वो कंट्रोल करते हैं, जो इंडिया को जा रहा होता है वाटर। तो उनका भी पास्ट में उन्होंने इनकी थ्रेट दी थी, अभी भी वो यही कह रहे हैं। तो व्हाई शुड वी मूव टुवर्ड्स सच? तो कोर इशू रिजॉल्व किया जाए और फिर उसको फाइनल जो है रिव्यू करके, इसको रिफ्रेश करके इसकी एग्रीमेंट बननी चाहिए। तो मिशाल क्या समझती हैं, बुनियानुम मरसूस की कामयाबी के बाद से हमने देखा कि एक बहुत बड़ा ट्वीट आया ट्रम्प की तरफ से, अमेरिका के सदर ट्वीट कर रहे हैं Yes, कश्मीर का मसला, yes. जो कि अगर सदर ट्रम्प की बात करें, उनकी जो विक्ट्री स्पीच थी ना, उसमें उन्होंने कहा था मैं पीस लेकर आऊंगा और जो ऑन गोइंग मतलब वॉर्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और मजीद कोई नई जंग भी शुरू नहीं करूंगा और शुरू भी नहीं होने दूंगा। क्या लगता है आपको, जब वो ट्वीट आया तो मुझे एक होप नजर आई, मुझे नजर आया कि शायद ये मसला हल हो सकता है, क्योंकि इंडिया खुद यूएन में लेके गया था लेकिन उसकी रेजोल्यूशंस के मुताबिक आज तक हल नहीं हो सका। उस ट्वीट पर आप क्या समझती हैं, कितना एक्टिवली पाकिस्तान ने काम किया, क्या मजीद काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें डिप्लोमेटिकली उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए था? देखिए मिलिटरीली तो हमने फिनोमिनल रोल प्ले किया, आवाम ने इनक्रेडिबल, और उससे भी बढ़ के मैं कहूँगी कि हमारे मीडिया ने हल्की सी भी वॉर मॉन्गरिंग नहीं की। अगर आप इंडिया से कंपेयर करें, ना कोई झूठे ख्वाब दिखाए आवाम सही है। को। आप लोगों ने सबने, एक तो खैर वॉर ऑन टेरर के बाद तो जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने सफ़र किया है आज तक कर रहे हैं, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। आपने हमारा जो मतलब कि मौक़िफ़ भी कश्मीर का भी और पाकिस्तान का भी विद फुल ऑनेस्टी आपने ग्लोबली प्रेजेंट किया, और अपने जो सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस या जो भी स्कूल ऑफ थॉट सब आवाम के भी थे, उन्होंने उसको पीछे किया। और मैंने 23rd को की थी प्रेस टॉक, 23rd अप्रैल को पहलगाम के अगले दिन, और उसके अंदर फिर प्रेस टॉक के बाद मैंने एक वीडियो पैगाम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को भी इशू किया, गवर्नमेंट को, आर्मी चीफ को, कि भी आप एक्स के ऊपर पाबंदी हटा दें, क्योंकि ये नैरेटिव्स की बैटल है। और सारी पाकिस्तानी आवाम जो है वो इसको रिजेक्ट करती है, इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को, और कंडेम करती है इनोसेंट लाइव्स को। किसी भी इनोसेंट लाइफ को इस तरह एलिमिनेट कर देना, नोबडी एक्सेप्ट्स इट। और हम लोग तो आई वाज ग्रेटफुल, उसके कुछ ही अरसे के बाद इन्होंने वो बैन लिफ्ट किया, और आपने देखा कि आप सब लोगों ने हाइब्रिड वॉर के अंदर भी हमें जीत दी, कश्मीर कॉज को भी दी, इतनी दी कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी वो नोट किया, और उन्होंने जिस तरीके से विद ओपन आर्म्स और बहुत ही बोल्ड तरीके में उन्होंने कहा कि जो असल मुद्दा है वो कश्मीर का मसला है, वो हल होगा तो सारी ये जो हिंदुस्तान की दहशतगर्दी है, वाटर के इश्यूज हैं, दूसरे इश्यूज हैं, सारे के सारे वो उसके साथ कोर इशू के साथ जो स्टेबिलिटी के प्ले की है। तो आई थिंक वी शुड प्ले अ प्रोएक्टिव रोल, और उसके अंदर जो डेलीगेशंस हों उनको लीड कश्मीरी करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं और लीगल एक्सपर्ट्स, और जो वाटर के भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी हैं, और उसके साथ साथ स्पेशली हम जिस तरह की डेलीगेशन अभी गई है उसमें
इंडियन डेलीगेशन में 3 उन्होंने कश्मीरी डाले हैं, जी। वो भी अपने पपेट्स ही हैं। लेकिन हमारे वक्त में नहीं है। मगर वो क्यों नहीं है? क्योंकि वी हैव टू सीज द अपॉर्चुनिटी, और सीज फायर अभी एलूसिव है, अभी इतनी स्ट्रॉन्ग सीज फायर नहीं है बिकॉज ऑफ मोदी, क्योंकि उसको एक फेस सेविंग चाहिए अपने लिए, अपनी आवाम के अंदर वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि अभी वो हारा है और फिर उसने भीख मांगी सीज फायर के लिए, तो वो पब्लिक में, तो इसलिए जब ये लिमिटेड टाइम है उसमें हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए वर्ल्ड पावर्स को, जो गारंटर्स हैं, कि वो इस मसले को फौरी तौर पे जो है इसके अंदर रिलीफ की तरफ जाएं, और जिस तरह सीज फायर की उन्होंने प्रेशर डाला, हमारी लीडरशिप को रिलीज कराएं, रिवर्स करवाएं आर्टिकल 370 35A, और फिर उसके बाद जो है डायलॉग की तरफ जाया जाए मामला। तो आपको लगता है मिशाल, जो अभी डेलीगेशन जो बना है, बिलावल उसको लीड कर रहे हैं, आप समझती हैं कि इसमें कश्मीरी, जैसे आपने जिक्र भी कर दिया कि वाटर एक्सपर्ट और जो पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट हैं वो उसमें होने चाहिए, तो कश्मीरी लीडरशिप भी होनी चाहिए, फिर एक इंक्लूसिव जो एक डेलीगेशन है वो बनेगा, तो आप समझती हैं कि पाकिस्तान को दोबारा से कुछ लोगों को उसमें ऐड करने की जरूरत है? क्योंकि इंडिया का डेलीगेशन अच्छा खासा इंक्लूसिव है, वो मतलब कि देखिए उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को, और जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं हमारे डेलीगेशन में वो नहीं है। हमारे में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, इवन अपोजिशन को ये एतराज है कि हमें क्यों नहीं उसमें ऐड किया, अपोजिशन को ऐड करना चाहिए था। तो आप क्या समझती हैं, क्या इसको रिवाइज होना चाहिए? डेफिनेटली, ये तो मेरी शुरू से मौक़िफ़ रहा है, जब ये इस तरह के हालात नहीं भी थे 5 अगस्त के टाइम पे, उसके बाद भी, उससे पहले भी यही था कि कश्मीर के ऊपर जब भी डेलीगेशन जाएँ उनको लीड कश्मीरी करें, और कश्मीर पे जो एक्सपर्ट्स हैं, और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली सियासतदान हो, उसमें जर्नलिस्ट हों, उसके अंदर हिस्टोरियंस हों, रिसर्चर्स हों, लीगल एक्सपर्ट्स हों, ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट्स हों, जब तक कि वो एक पूरी की पूरी उस तरह की नहीं बनेगी, उसका एक डेलीगेशन कॉम्पोजिशन नहीं बनेगी, तो वो उसका इम्पैक्ट हो नहीं सकता। और इस वक्त स्पेशली जो ये टेररिज्म के थ्रू इन्होंने एक फॉल्स फ्लैग के थ्रू जो एक जंग की, और फिर उससे पहले भी जो कर रहे हैं, तो आई थिंक जितनी एविडेंसेस हमारे पास पड़ी हैं पाकिस्तान के पास, इनकी रॉ की जो स्पॉन्सरशिप की, और फिर उसके साथ साथ टेररिज्म की, वो उन फोरम्स के ऊपर यूनाइटेड नेशंस के अंदर, OIC इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप को और जो परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं और प्रेसिडेंट शी को भी प्रेजेंट की जाएं, और वी शुड पुश टू हैव RSS एंड रॉ जो डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट हैं, सॉरी, रॉ को और RSS को डेजिग्नेट कराना एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, तो दिस इज़ एन आइडियल अपॉर्चुनिटी। और अभी G7 के अंदर भी इनको बिल्कुल कनाडा ने नहीं रिजेक्ट बुलाया, किया है, बिल्कुल। तो आई थिंक इंटरनेशनल जो इन्वेस्टिगेशन जो वो हमें डेफिनेटली इसके अंदर इस मौक़िफ़ में सपोर्ट करेंगी। अच्छा, जो आपका इंटेलेक्चुअलिज्म और इनसाइट है, आप जैसे बात करिए, लेकिन जो हमारे डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका जो स्टेटमेंट बड़ा अभी मीडिया की ज़ीनत भी बना, उन्होंने कहा कि रॉ और ISI मिलकर जो टेररिज्म का खात्मा है उसके लिए काम कर सकते हैं, या ये ना हो व्हाटएवर, जो मुझे नहीं वैसे, सॉरी टू से, जो एक न्यूट्रल फैक्ट फाइंडिंग मिशन नहीं कबूल कर रहे हैं, वो कैसे स्पाइंग एजेंसीज मिलकर काम करेंगी जो एक दूसरे के राइवल हुआ करती हैं? इस पे आप क्या तज्जिया, क्या वाकई में ये पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली मैच्योर स्टेटमेंट है और देना चाहिए I think था? it's very immature, and we cannot in any way, Pakistan as a nation, as a state, or their institutions cannot equate themselves with a with a terrorist state under Modi. I'm not talking about other parties there. State sponsored terrorism तो शुरू से मकबूजा कश्मीर में करें, मगर जो ग्लोबली वो कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, अदर प्लेसेस देर करें, तो उनके साथ डायरेक्ट बिठा देना, हमारा इस वक्त जो पॉइंट ऑफ व्यू और मौक़िफ़ है कि इन्होंने इतनी बड़ी दहशतगर्दी की कि एक दहशतगर्द इंसिडेंट हुआ, उसकी अभी कोई कुछ उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, FIR कर दी 10 मिनट पे पाकिस्तान पे, कश्मीर की तहरीक के ऊपर, और जंग मुसल्लत कर दी सिविलियंस के ऊपर, आई मीन बाय फोर्स ये सारा कुछ हुआ। तो हाउ मतलब कि हमारे तो वी शुड बी पॉइंटिंग फिंगर्स एट देम कि इनको अमेरिका में बैठ के हमें कहना चाहिए कि इनको पनिश किया जाए और इनको अकाउंटेबल किया जाए। और वाटर टेररिज्म, मतलब आपने जो बात की, इट्स लाइक अ वॉर क्राइम, इट इज लाइक अ जेनोसाइडल एक्ट, और वो भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी का पानी, और फिर उस पूरी कौम के साथ जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आई थिंक इन नो वे के भी, और वैसे भी एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं उसके अंदर, अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है, कोई इस तरह की चीज़ें, उसके भी एक पूरी की पूरी एक हायरार्की होती है। आप डायरेक्ट नहीं अपने DGISI को और उनके रॉ चीफ को बिठा देते हैं, तो कभी भी दुनिया में नहीं होता इस तरह का। और इस तरह की स्टेटमेंट कमिंग, आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज इट्स लाइक
I would call it a betrayal to the sacrifices of our martyrs also, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो दहशतगर्दी कर रहे हैं और हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं, हम वो इंटरनेशनली पब्लिकली प्रेजेंट करें और उनको मजबूर करें कि वो उनको जो है उनको एड्रेस करें उन इश्यूज को इंडिया के अंदर। और आरएसएस तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, वो तो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एटॉमिक बॉम्ब्स वो बना रही है, वो अपनी अपनी इंडियन आर्मी को आइडियोलॉजिकल आर्मी में तब्दील करना चाह रही है। कैन द वर्ल्ड अफोर्ड another Nazis army? No, it cannot. But they are doing that. तो उनको इक्वेट करना और उनकी तो आइडियोलॉजी हिंदुत्व की है. It is just very I think it's just really begging for peace. We should be going with very strong wordings, focused on getting strong mediators to resolve the Kashmir issue, the permanent 5 countries, and we should just be very clear-headed in our demands right now. And our demands should be very public, and we are on a very strong footing. India is isolated. Even their own friends right now are embarrassed to stand next to Modi's blunders. So how can Vishal, we क्या तजवीज़ so easily just equate? How can we equate both of them together? हाँ, इसकी नहीं समझ आ रही। इसकी ये is this a submission that raw and ISI are equal? No, not at all. Not at all. क्योंकि Unacceptable. रॉ की जो इंसर्जेंसीज और प्रॉक्सीज हैं उसकी तो हम World इतनी over. एविडेंस पूरी दुनिया को दे चुके हैं, दिखा चुके हैं, कनाडा दिखा चुका है। तो चलें इस स्टेटमेंट को तो हम एनालाइज करते रहेंगे, लेकिन आप क्या समझती हैं, क्या तजवीज़ देंगी? डेलीगेशन की डिमांड्स क्या होनी चाहिए? अभी ये कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है कश्मीर को रिजॉल्व करने के लिए, एक आइडियल टाइम है, लेकिन पाकिस्तान को इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आइडियल टाइम है और ऑफेंसिव वे में आना है हमें। और वो क्योंकि खैर वो शिमला में ही बैठे हुए हैं कि भी उस वक्त सोल्जर्स रिहा करवाने थे, उस माइंडसेट से अगर आप जा रहे हैं बाहर के मुल्क तो वो तो नहीं चलता ना। अब हमने माशाल्लाह एक जंग जीती है और दुनिया हमारे रिस्पेक्ट करी है और दुनिया भी विक्टिम रही है आरएसएस की। बिल्कुल। तो हम लोगों को जो एक ऑफेंसिव टेरर मशीन आरएसएस है उसको जो है निप इन द बट करना इंटरनेशनली, क्योंकि इस तरह जो भी डायलॉग होना है ये आपने फौजिया ये याद रखना है कि वो कान पकड़ कर ही होना है। वो उस तरह का डायलॉग अदरवाइज हो नहीं सकता। आपने स्टेटमेंट्स भी देख लिए इनकी जलसों में क्या चल रही है। ये इनको जब तक कि आप इनको वो थ्रेटनिंग वे में नहीं करेंगे डिफेंस और इकोनॉमिक सैंक्शंस की तरफ, तब तक ये कभी भी टेबल पर नहीं आएंगे। अभी भी क्योंकि हमने जंग जीती है तो अमेरिका ने फिर उसके बाद एक रोल प्ले किया, चाइना ने अपने वेपन्स दिए हैं, तो ये चीज़ें जो हैं हम लोगों को कैपिटलाइज करने की बात है। एंड आई थिंक जब तक कि उस तरह की एक एक्सपर्ट डेलीगेशन नहीं होगी हम जीती हुई जंग को टेबल पे जो है हम हारना। वो जो हमारी ओल्ड वोकेबलरी है ना जो कि हिंदुस्तान लेकर बैठा हुआ है, कभी लश्कर तैयबा की बात करता है, कभी जैश ए मोहम्मद, आप क्या समझ रही हैं? क्या जो वोकेबलरी हिंदुस्तान के हवाले से है, जैसे आरएसएस की हम बात करें, शिवसेना की शिद्दत पसंदी की बात करें, तो और कश्मीर को पानी के अलावा क्या हमें अपनी वोकेबलरीज इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है डिप्लोमेटिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर? क्योंकि हमें वही घिसे पिटे जो एक चीज़ें हैं ना वही नजर आती हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। तो आप क्या समझती इसके लिए एजेंडा सेटिंग, नैरेटिव बिल्डिंग? आई थिंक पंचिंग पॉइंट्स मेरी तरफ से पाकिस्तान की स्टेट को भी इस वक्त यही होंगे जो मैं काफ़ी अरसे से कह रही हूँ। 5 अगस्त के बाद से मैं यही बात कर रही हूँ कि आप लोग, उन्होंने तो नलिफाई कर दिए बायलैटरल ट्रीटीज़ को और मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ को इलीगली किया है, जो कि हो नहीं सकती थी मगर उन्होंने कर दिया है। तो हम लोगों की तरफ से, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट जो है एक तो उसकी शेल्फ लाइफ एक्सपायर हो गई है, आधी सदी से ऊपर हो गया, कुछ निकला नहीं, और ये एक डेड हॉर्स है। और आई थिंक ये हम लोगों को अपनी इंटेलिजेंसिया, अपनी फॉरेन ऑफिस के अंदर इस पर और पार्लियामेंट में इस पे डिबेट होनी चाहिए, जिसमें कश्मीर के स्टेक होल्डर्स को भी लाया जाए, सारे स्टेक होल्डर्स को लाया जाए कि भी ये एक स्टेटस को सीमेंट किया हुआ है शिमला ने, और हम अब तक उस सिचुएशन में नहीं है जो हम शिमला के टाइम पे थे। और उसके बाद भी बहुत से डायलॉग्स, बहुत सी कोशिशें की गई, मगर वोकैबुलरी को थोड़ा इधर से उधर किया गया, मगर वो उस अम्ब्रेला के अंडर अब नहीं हो रहा, फैक्चुअली नहीं हो रहा। तो एक तो इसको स्क्रैप किया जाए उसके बाद, और वी शुड डिमांड दैट द वर्ल्ड शुड रिकग्नाइज द रियलिटी, और रियलिटी यही है दैट कश्मीरी शुड गेट देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसकी तरफ, और एक इंटरनेशनल गारंटर्स को उसके अंदर अपना रोल जो है, क्योंकि देखें वो भी इक्वली पार्टी हैं। आज भी आपने देख लिया जो कुछ हुआ है, मतलब कि दुनिया में किस तरह वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है पहलगाम के बाद, हैरान हो गए आप। कभी कैन यू इमेजिन एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कि आपको where you have two arch rivals like China and America right now are loggerheads in their competition, but when it comes to Kashmir
both of them want to play a role at the forefront. तो Yes. ये वाला भी एक डायनामिक्स हमने दुनिया में पहली दफा पैलेस्टाइन में नहीं देखी ये नहीं चीज़। देखी, नहीं देखी। हालांकि कितना जेनोसाइड वहाँ भी हो रहा है, यूक्रेन रशिया में भी नहीं देखी, हम्म, वो कश्मीर पे दोनों इकट्ठे हो गए। हम्म, तो ये भी एक हमारे लिए इट्स लाइक अ मार्वलस हम्म, अपॉर्चुनिटी हम्म। दैट एक डिप्लोमेटिक हमारी फतह भी है, इसको कैश करने की जरूरत है। इट्स अ ब्लेसिंग। और आई थिंक हम लोगों को जो मैंने पहले भी कहा है कि हम लोगों को एक तो इक्वेट भी नहीं कर सकते कि हम डायलॉग में इक्वल पर हैं, हम सुपीरियर पर हैं। ये हमें बिल्कुल। उसी एंगल से अगर हम जाएंगे, मेरिट पे हम लड़ेंगे, तो इंशाल्लाह ताला इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी को डीमोनाइज करें, किसी को लोअर करें। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है और दुनिया भी देख रही है कि ये कितनी ज़्यादा इनकी टेरर मशीन जो है ऑफेंसिव कितनी एक्सपैंड होती जा रही है। तो इसको कहीं ना कहीं इन्होंने निप इन द बट करना है। मशाल, आप मकबूजा कश्मीर में रहकर भी आई हैं, अभी आपको लगता है ऑपरेशन संदूर जो है उसकी बुरी तरीन कह ले कि शिकस्त के बाद क्या फॉल ऑफ मोदी जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग एनालाइज कर रहे थे कि वही पाकिस्तान के मुखालिफ बयानियां कब तक चलेगा ना, आपको लगता है कि ये फॉल ऑफ मोदी है और जो हिंदुस्तान में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, बाकी सारी सूरत हाल है। देखें, जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस था उसको ना सिर्फ नेपाल ने सेलिब्रेट किया, श्रीलंका ने किया, अजरबैजान ने किया, चाइना ने किया, पाकिस्तान ने किया, दीगर बहुत सारे ममालिक ने किया, आपने भी जिक्र किया। तो आपको लगता है कि फॉल ऑफ मोदी है और जो बीजेपी और आरएसएस की गवर्नमेंट है, शायद ये इनका लास्ट टेन्योर होगा, वहां पर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस को थोड़ी स्पेस मिलेगी, क्योंकि वो शायद उस लेवल पे नहीं है जो कि ये जो मैं तो इसको कहूंगी कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है शिवसेना की, इसको बैन होना चाहिए। बिल्कुल जी। सबसे पहली बात तो आपने बड़ी इम्पोर्टेंट की है और ये हम पहले भी देख रहे थे कि सारी जो इंडिया की फॉल्ट लाइंस है वो उनको उसने खोल दिया है मोदी ने, और वहाँ तो इतनी मूवमेंट्स चल रही हैं। अब वो चिकन नेक का भी देख लें आप, सेवन सिस्टर स्टेट्स के बारे में जो बांग्लादेश से भी बयान आया था कि सेवन सिस्टर नेशंस में तब्दील हो सकता है। बिल्कुल। सी पैक की अगर बात होती है तो सी मैक की भी बात हो रही है, म्यांमार की, तो चाइनीज जिस तरह वहाँ पे, तो इनको भी हर जगह से कॉर्नर किया जा रहा है बिकॉज ऑफ हिज रॉन्ग पॉलिसीज और जो इनका हिंदुत्वा और अखंड भारत का एक नैरेटिव है पूरे खित्ते में आग लगाने का। तो उसमें राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कोशिश की है अपनी तरफ से कि एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करें, इंडिया को डिसइंटीग्रेट होने से बचाएं। तो उन्होंने भारत जोड़ो तहरीक चलाई और हर जगह, हर स्टेट में गए, हर जगह गए और कोशिश की कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूँ। तो इस तरह के नैरेटिव से वो एक्सट्रीमिज़म के एलिमेंट को कोशिश करने की करे, मगर इतना वो डीप रूटेड एक्सट्रीमिज़म का नैरेटिव मोदी ने डाला है। खैर उसमें डेंट तो आया है, जब जंग ये हारे हैं तो उसके बाद वो ख्वाब टूटा है अवाम का जो आप, मगर फैशिज्म तो बहुत ज़्यादा फैल गया इंडिया के अंदर। तो अब लेट्स सी कि ये रोल क्या प्ले करेंगे। ये तो इंडियन स्टेट को हाईजैक कर लिया है इन्होंने टोटली, और मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा जो कर्स इंडिया पे आया है या कहीं बदवा लग गई है कश्मीरियों की, मैं तो यही कहूँगी जो निहत्ते मजलूम लोग होते हैं उनकी दुआ ही होती है, अर्श भी हिल जाता है कि इनको इस तरह का लीडर मिला जिसने खुद ही अपने मुल्क का जो कब्र खोदी है। तो वो उसकी तरफ उसमें गिरेगा, उसी की तरफ वो भी गिरेगा, मुल्क को भी इसने तोड़ना है, इससे खुद तोड़ना है, किसी ने और ने आके तोड़ना ही नहीं है, ये खुद ही तोड़ है, किसी दुश्मन को भी जरूरत नहीं है। तो जैसे हम गोदी मीडिया को एनालाइज कर रहे थे, वैसे हमेशा बात होती है जी दुनिया जो है ग्लोबल वर्ल्ड बन गई, आपको क्या लगता है? डिजिटल वर्ल्ड की बात करूंगी, इस सारे ऑपरेशन सिंदूर और बुनियाद मरसूस में जिस तरह से हिंदुस्तान जो है वो बैडली एक्सपोज हुआ है, समझती है कि डिजिटल वर्ल्ड ने बड़ा बड़ा रोल प्ले किया है? क्योंकि गोदी मीडिया कुछ और दिखा रहा है, फेक फुटेजेस चैट जीपीटी से पता नहीं कहाँ से निकाल कर वो रिसेंट जंग को शो कर रहे थे, और वो सारे उनके जो इन्फ्लुएंसर्स थे वो भी बात कर रहे थे। मुझे सच्ची बात है, एक जाती अफसोस मुझे बरखदत से भी हुआ, बहुत सारे उनके जर्नलिस्ट थे यार, कोई ऐसा जर्नलिस्ट था नहीं मिसाल के जिसको हम कहते चलो ये ठीक है, शायद एक दो लोग वो भी थोड़ी सी बात कर पा रहे थे। तो क्या समझती है, डिजिटल वर्ल्ड ने वाकई में इंडिया को एक्सपोज किया और आने वाले दिनों में इवन मोदी तो क्या, अगर कोई मोदी के अलावा कोई और सरकार आती है तो उसके लिए भी एक बड़ा चैलेंज नहीं बन जाएगा इंडिया को दोबारा से खड़ा करने में? खड़ा कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि हाइब्रिड वॉरफेयर में हमने जो कुछ ओवर द डेकेड्स भी रहा है, स्पेशली जो इनकी डिसइंफो लैब्स का भी जो मैटर था, हंड्रेड्स ऑफ INGOs जो एक ज़माने में एक्सपोज हुई जब फैटफ के अंदर ये पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना चाहते थे, और फिर उसके साथ साथ वो डिसइंफॉर्मेशन जो इन्होंने अपनी डेसिमेट की अपनी आवाम के अंदर भी,
और ग्लोबली भी हाइपर प्रोपेगेंडिस्टिक अप्रोच इनकी मीडिया की रही, और इस वॉर के अंदर भी जो इनकी तरफ से डीप फेक्स जो हुई, और फिर उसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स, बल्कि मैं कहूँगी डीपेस्ट फेक्स क्योंकि उन्होंने किसी और मुल्क के कोई इन्होंने फुटेजेस दिखा के कहीं और की दिखाई। तो ये जो मिलिट्री का जो प्रोपेगेंडा के जो एफर्ट्स रहे हैं इनके सोशल मीडिया के थ्रू, ये बहुत ही आई थिंक खौफनाक हद तक इन्होंने एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ना सिर्फ खित्ते भर के पूरे वर्ल्ड को दिया है। पूरे वर्ल्ड को इन्होंने जिस तरीके से मिसगाइड किया है, और फिर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरह मिसयूज़ किया है, जिस तरह की उन्होंने फेक इमेजेस बना के, और फिर इंफॉर्मेशंस के भी हमने सारा का सारा पाकिस्तान पे क्या किया है, आज़ाद कश्मीर पे क्या किया है, फिर हमने आर्मी चीफ को अरेस्ट कर लिया, फिर हमने ये कर लिया, फिर वो कर लिया। तो ये जिस तरह वेपनाइज इन्होंने किया है यूज़ ऑफ फोर्स, बिल्कुल हाइब्रिड वॉरफेयर, आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच रियली नीड्स टू बी डेल्ट विद वेरी सीरियसली, और इसकी भी कोई कवानीन अब इस वॉर के बाद होने चाहिए। और जो इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया अमृतसर का भी आप देख लें, फिर और जगहों का, तो ये तो इट हैज़ वेरी सीरियस लार्ज स्केल रेप्रिकशंस, जिससे ह्यूमन लाइफ्स जो हैं, जो साइबर वॉरफेयर के थ्रू भी, मगर उसके अंदर हमारा भी, मैंने ये देखा है कि हमारे हैकर्स ने भी बड़ा एक रोल प्ले किया, बिल्कुल कमाल और किया। फिर उन्होंने भी वहाँ पे जो लाइट ऑफ रही 1.5 दिन मेरे ख्याल में, बिल्कुल, तो वो भी एक, और फिर जो उनकी सारी इंपॉर्टेंट साइट्स थी, आपको पता है, यस, उस तो पे कंट्रोल बिल्कुल, ले लिया। तो वो भी बड़ा एक एक मार्का था। मगर उसके साथ साथ जो हमारे मीडिया के, जो सोशल मीडिया पे जर्नलिस्ट थे, आप में से किसी ने भी कोई भी ऐसी इररिलेवेंट बात या ऐसी बात जो कि मैटर को और एस्केलेट करे, किसी ने उस तरह की सनसनी नहीं फैलाई। बिल्कुल, हालांकि थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, मगर मैंने खुद मॉनिटर किया है कि आप लोगों ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, विद वेरी हाई मोरल, अपनी फोर्सेस को भी अवाम ने और आप लोगों ने सबने मिल के एक उनका मोरल भी हाई किया, और बड़ा ही आई थिंक एक पाकिस्तान हैज़ emerged as a very responsible nation before the world, and a peace loving nation, but that does not mean कि peace does not mean that it's a weakness for us, या वो पता चल गया। मिशाल, कर्नल सोफिया के साथ जो सलूक किया गया, आई होप आपने फॉलो किया होगा। देखिए उनकी यस, फौज की तर्जुमान और बीजेपी के लीडर्स क्या कह रहे हैं, और वो सारा कुछ, तो क्या ऐसा तो नहीं दुनिया तो इस्लामोफोबिया से निकल आई, तो शायद आरएसएस नहीं निकल पा रहा? नहीं, वो तो कभी भी नहीं निकले। तो एक आइडियोलॉजिकल एक आरएसएस, एक उन्होंने महात्मा गांधी को इनको कर दिया, मार दिया, तो वो तो कोई चीज़ ही नहीं है उनके लिए। और उन्होंने मोदी को भी नहीं स्पेयर करना। इट्स नॉट जस्ट कि उनको जो भी उनके उस ख्वाब से, उनके उस एक्सट्रीम विजन से हल्का सा भी उनको लगेगा कि उस पर फिट इन नहीं करा, तो उन्होंने अपनों को ही मार दिया, जूतों के हार पहनाने। बल्कि अपनी आवाम ने, अल्लाह करे कि इनकी जो आवाम है वो इतनी वायलेंट है, स्पेशली जो आरएसएस को फॉलो करती है, कि वो तो उन्होंने वैसे भी लॉ इन देयर हैंड्स लिया हुआ है। तो बहुत ही इट्स हाईली कंडेमेबल। वैसे भी वहाँ पे इट्स कॉल्ड रेपिस्तान, जिस तरह औरतों का सलूक किया जाता है, औरतों को जिस तरह एक एज अ कमोडिटी अंदर से ट्रीट किया। अभी टर्की में जो कुछ किया है इन्होंने, जिस तरह की वीडियोस एक बंदे ने बनाई, और आई मीन रोंगटे खड़े हो जाते कि आप इस हद तक आप मतलब कि एक इंसान को आप इतनी तजलील करना, तो ये तो इनकी माइंड सेट है। जो अभी भी अगर हम इंसानी, वो कहते हैं ना, तरक्की के इंडिकेटर्स को देखें, तो हमें हिंदुस्तान में वो कोई अप नज़र नहीं आते। इंटेलेक्चुअल्स की भी बात कर लें, तो मुझे तो जावेद अख्तर ने मायूस किया। उन्होंने जिस तरह से उफ, कहा, तो वो स्टेटमेंट, तो वो अक्सर पाकिस्तान भी आते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान का वीज़ा लेना आसान है, हिंदुस्तान तो आप कभी जा ही नहीं सकते। इवन आपको वीज़ा नहीं दे रहे हैं अपने शौहर से मिलने के लिए, किस तरह से उनको कैदोबंद में रखा हुआ है। इंटेलेक्चुअल्स से क्या कहेंगी? इंटेलेक्चुअल्स तो विदाउट बॉर्डर्स होते हैं, विदाउट रिलीजन्स होते हैं, उनका तो इंटेलेक्ट जो होता है वो इंसानों की फलाह के लिए होता है। लेकिन हिंदुस्तान में हमें कभी नज़र आता है कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो हैं उनको निशाना बनाया जाता है आरएसएस की तरफ से। तो मुझे वैसे कभी-कभी लगता है कि शायद जावेद अख्तर ने भी कुछ डर के ही ऐसा बयान दिया, या आपको लगता है कि वहाँ पे इंटेलेक्चुअलिज़्म भी डिक्लाइन पे है? मैं तो बड़ी एम्बैरेस्ड हुई उनको कहना भी इंटेलेक्चुअल अब, क्योंकि बहुत ही शैलो और बड़ी ही प्रेजुडिस माइंडसेट के साथ उन्होंने बातें की हैं। इंटेलेक्चुअलिज्म का लवादा ओढ़ के आप इस तरह की आइडियोलॉजीज़ को, आपको तो पीस की बात करनी चाहिए, आपको रेजोल्यूशन की बात करनी चाहिए, आपको आवाम के सेंटिमेंट्स को एज अ ह्यूमन बीइंग जो है स्टडी करना चाहिए। बट बहुत ही उनकी नैरो अप्रोच है। आई डोंट नो कि या तो उनकी कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी है कि उनकी शायरी और है, और क्या पता मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो उनको। तो आई रियली फील सॉरी फॉर हिम
because he is really like, just like the other people in the media, he's also lost his mind. So he needs treatment. मिशाल क्या समझती हैं, क्या वक्त नहीं आ गया कि जो यासिन मलिक की रिहाई है वो होनी चाहिए और जो सियासी कैदी हैं हिंदुस्तान की जेलों में यरगमाल बनाया हुआ तिहाड़ जेल से सबको रिहाई मिल जानी चाहिए, बाकी जेलों से हाफ विडोज हैं वहाँ पर Yes. मकबूजा वादी में, पूरी सूरत हाल से आप बखूबी आगाह हैं, कुछ कहिएगा, क्या कहना चाहती हैं कि पाकिस्तान सरकार रोल प्ले करे, अमेरिका जो साहब बहादुर है जो कि सब पे कंट्रोल रखता है वो रोल प्ले करे, अब होना क्या चाहिए क्योंकि अभी वक्त है, कश्मीर की बात हो रही है, यूएन के रेजोल्यूशंस के मुताबिक कश्मीर के मसले की हल होने की बात हो रही है और ट्रंप ये पेशकश कर चुका है। वो कहता है कि मैं न्यूट्रल वेन्यू पे बिठा दूँगा, मैं बिठा सकता हूँ इनको खाने की टेबल पर। तो उस खाने की टेबल पर मसला कश्मीर के सॉल्यूशन के साथ-साथ सियासी कैदियों की जो रिहाई है वो बनती आई नहीं है थिंक ये अभी। बड़ा ही खूबसूरत उनकी तरफ से एक जो है एक सजेशन है कि डिनर की टेबल पे मैं बिठाऊं और अमन की बात करूं, बहुत अप्रिशिएट मैं कर रही हूँ। और मगर उससे पहले मेरे ख्याल में उसको वो टेबल कंप्लीट तभी होगा जब मेन पार्टी की चेयर होगी और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उसके ऊपर। और आई एम श्योर द वर्ल्ड पावर्स, द परमानेंट 5 countries and America and China can play a very powerful role for global peace and global economies। और उससे पहले एक गुडविल जेस्चर दे दें और रिलीज़ करवाएं कश्मीरी प्रिजनर्स को, और ख़ास तौर पे जो हमारे जो लीडरशिप है, ताकि वो वहाँ पे जाके अपना जो अवाम का मुकदमा है वहाँ पे पेश करें। और फिर किसी हल की तरफ अगर जाना है तो फिर रिवर्सल ऑफ आर्टिकल 370 और 35A जो एक इलीगली किया गया है, एंड आई एम श्योर जिस हद तक अगर वो सीज फायर की तरफ प्रेशराइज इंडिया को कर सकते हैं, तो ये भी अगर वो थोड़ी और कोशिश करें, थोड़ा और ज़रा प्रेशर डालें मोदी के ऊपर, तो ये हो सकता तो है। आपको लगता है सर ट्रंप ये करा सकते हैं? I have great hopes कि America and China together they, because they have both come together for Kashmir, so they can play great role। अभी जो सारा तनाज़ा चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, आपको लगता है कि कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है? हमें यूरोपीय यूनियन एक साइड पे मतलब उनके साथ नज़र आ रहा है, यूक्रेन के साइड पे, और फिर रशिया की जो सूरत-ए-हाल है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि गज़ा की क्या सिचुएशन बनी हुई है और अरब कंट्रीज़ की मतलब कि लिबिया, सीरिया, बहुत सारी सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो क्या समझ रही हैं कि हम कोई सॉल्यूशंस की जानिब जाने की बजाय, जैसे ट्रंप ने कहा था कि कोई नई वॉर नहीं होगी, हम किसी बड़े मेस में तो नहीं जाने जा रहे, दुनिया की बात कर रही हूँ ओवरऑल? बिल्कुल, ख़ास तौर पे जो इसका मसला है पैलेस्टाइन का और कश्मीर का, ये सबसे पुराने मसले हैं यूनाइटेड नेशंस में। अगर ये रिजॉल्व नहीं होते तो यूनाइटेड नेशंस की अब एग्जिस्टेंस भी बहुत चैलेंज ग्लोबली हो रही है, और इनका फेलियर टूवर्ड्स सब्सटैंशियल पीस बिल्डिंग और सोल्यूशन ओरिएंटेड। तो आई थिंक कि ये जो उनके लास्ट एफर्ट्स ही होंगे वर्ल्ड पावर्स के, अगर वो उनकी तरफ इन मसलों को हल नहीं कराएंगे, और जो इस तरह के टेक्नोलॉजिकल वेपन्स हैं आज के दौर के, आर्म्स रेस चल रही है, और एक भी कहीं पे भी एस्केलेशन हो तो पूरी दुनिया जो है वो उसकी इनगल्फ हो सकती है न्यूक्लियर एक्सचेंज से, चाहे वो यूक्रेन रशिया की बात हो, चाहे वो पैलेस्टाइन इसराइल की बात हो, चाहे वो कश्मीर में तो खैर 3 न्यूक्लियर कंट्रीज आ गए हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टेप टूवर्ड्स पीस। आप कश्मीर, पैलेस्टाइन, यूक्रेन, रशिया, आई थिंक इन सब के ऊपर वर्ल्ड पावर्स शुड प्ले अ वेरी responsible role, otherwise the whole world will be affected by the impacts पहले of एनालिस्ट, them। सिक्योरिटी एनालिस्ट पहले ये कहते थे कि शायद वो गर्म पानियों की जंग हुआ करती थी, रिसोर्स की जंग हुआ करती थी, ऑयल की पॉलिटिक्स और जंग हुआ करती थी, लेकिन अभी आपको लगता है कि शायद जंग के डायनामिक्स भी बदल गए हैं, कहीं न कहीं वेपन्स की ट्रेड जो है वो शायद उसका एक्सपो हो रहा होता है जंगों के दौरान, जिस तरह से हम यूक्रेन और रशिया की सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, इवन के इंडिया पाकिस्तान की जंग में भी हमने एक चीज़ देखी कि देखिए जो डिफेंस इंडस्ट्री थी उसके बारे में हुआ कि ये अच्छी है, ये बुरी है, ये सारी सूरत-ए-हाल, तो इसमें इंसान कहाँ गए? जो मुतासिर होते हैं उनकी बात करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बजाय ये कि अपने-अपने जो डिफेंस के हमारे वेपन्स हैं, उनका एक तरह से एडवर्टाइज़मेंट हो रहा हो जंग में। बिल्कुल, ये बहुत खौफनाक है जिस तरह ये वर्ल्ड ऑर्डर आगे चलता जा रहा है, और कोई इसका कंट्रोल मैकेनिज्म भी नहीं है, और फिर ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू मिलिट्री इंटीग्रेशन। अगर आप इसका जो कॉम्बिनेशन देखें प्रोपेगेंडा में, मिलिट्री नॉट जस्ट इंटीग्रेशन, प्रोपेगेंडा, प्रोजेक्शन, और ये सारे के सारे लीड कर जाते हैं हम लोगों को टूवर्ड्स अ वाइडर टेक्नोलॉजिकल आर्म्स रेस इन नॉट जस्ट इन द रीजन बट इन द वर्ल्ड। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारे कंट्रोल में हो नहीं रही हैं, और आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इस वक्त जिस तरह
हम देख रहे हैं कि बहुत से राइट्स जो हैं ह्यूमन बींग्स के, इंटेलेक्चुअल राइट्स हो गए, हमारे और भी बहुत से राइट्स हो गए, डिफेंस के राइट्स, हर चीज़ को जिस तरीके से सुपरसीड करके जो रोबोटिक फोर्सेस जो हैं, अब नई रिसर्च ये भी आ रही है कि आइंदा कुछ डेकेड्स के अंदर रोबोट्स जो हैं, रोबोटिक्स जो हैं, क्योंकि टीच भी की जाती हैं, तो जो ह्यूमन कैपेसिटी या ह्यूमन जो रिसोर्स है उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर आई फियर द टोटल ऑपोजिट, क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड इज़ अनरीडेबल जब उसकी एक्सपेंशन है। बट येस, AI हैज़ अ वेरी हाई स्पीड, तो स्पीड जिसके पास है और अगर उसके साथ वेपन इंटीग्रेशन हो जाए तो वो तो फिर सेकंड्स में दुनिया दबा सकती है। तो ये चीज़ जो है इस वक्त इसको बहुत ज़्यादा ये डिफेंस इंडस्ट्री यूज़ कर रही है। मिसयूज़ कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अच्छा, हम बड़ी दुनिया की सियासत की बहुत सारे मुश्किल मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। विशाल मलिक तो पेंटर भी हैं। विशाल की अपनी ज़ात की बात की जाए तो वैसे आप बनना क्या चाहती थी? आपको लगता था कि आप पेंटर या बाय बर्थ या बाय बॉर्न, या आपको लगता था कि आप कोई और प्रोफ़ेशन जो है वो चूज़ करेंगी? क्योंकि एक्टिविज़्म, पॉलिटिक्स और ह्यूमन राइट्स के लिए बात करना, ये तो हमें मैं स्टार्ट से आपको देख रही हूँ, मतलब जब आप बहुत यंग एज में थी तब से ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो पेंटिंग का शौक कहाँ से आया? पेंटिंग का तो बचपन से ही पैशन था, और आई थिंक एक अपने एक और वर्ल्ड में बंदा चला जाता है जब क्रिएटिव हुँ, थॉट्स में होता है, और आई थिंक अपने आप से भी मुलाकात का ये टाइम होता है। हुँ, तो नेचर को स्टडी करना, अल्लाह की क्रिएशंस को, हुँ, तो कुछ लोग अपने कपड़ों के थ्रू में एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस करते हैं अपनी हुँ, आर्ट को ही। बल्कि मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखी फेसबुक पे, एक बड़ी एल्डरली लेडी है इन आई थिंक लेट 80s, और वो कह रही थी, आई कांट पेंट इफ़ आई एम नॉट अ राइटर और आई एम नॉट अ पोएट। आह, तो मैं आर्ट इस तरह एक्सप्रेस करती हूँ हुँ, कि मैं डिफरेंट विंटेज कपड़े लेके, हुँ, कोई इधर से चीज़ पिक की ओवर द डेकेड्स, कोई इधर से, तो मैं हुँ, अपने आप को जब तैयार करती हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल एज अ पीस ऑफ आर्ट। तो हुँ, हर इंसान का कोई एक आर्टिस्टिक साइड हुँ, कहीं ना कहीं, चाहे म्यूज़िक के टेस्ट में हो हुँ, किसी, तो वो इसी तरह मेरे लिए आर्ट रही है। हुँ, एंड बट नेचुरली आजकल इतना टाइम नहीं मिलता, बट आई एम थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा टाइम आर्ट, क्योंकि सिक्लूजन और मेडिटेशन आर्ट के थ्रू भी बड़ी खूबसूरत। बट अभी क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, हुँ, तो अक्सर मेरी बेटी के अंदर भी पेंटिंग्स का शौक है, जर्म्स आते हैं, तो हुँ, वो बड़ा मुझे ये बात करी होती है कि मामा जो जिस तरह आप इंटेलेक्चुअल राइट्स की बात करती हैं, हुँ, उनकी थेफ्ट इंटरनेशनली हुँ, होती है, तो उनके राइट्स की, तो हुँ, उसी तरह जो आर्टिस्ट के राइट्स हैं वो हुँ, बहुत डिप्राइव हो रहे हैं हुँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो हाँ, वो लेकिन क्योंकि आपको क्रिएटिव इंडस्ट्री जो है वो बहुत सी ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयड होती जा रही है, तो आप उनकी भी बात किया करें, उनके भी राइट्स हैं, उनकी भी लाइवलीहुड है। अब जो एक आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाता है, कितनी मेहनत करता है ग्राफिक डिज़ाइनर, तो वो हुँ, सेकंड्स में अगर एक आपको एक आर्टिफ़िशियल चीज़ ऐप के सामने थ्रू आ हो जाती है। जाती है, हुँ, तो वो कहती है। और फिर अब तो पॉलिटिक्स में भी कहती है बैनर्स भी सारे बना रहे हैं ऐसा ही आर्टिफिशियल है, इंटेलिजेंस, बिल्कुल। तो फिर वो आर्टिस्ट कहाँ गए, ट्रक आर्ट कहाँ गई हाँ, हमारे। वो हाथ से तो बैनर्स कहती है लिखने वाले वो कहाँ गए? ह्यूमन टच तो हुँ, ख़त्म हो रहा है हर जगह। तो कही थी इस पे भी, तो ये चीज़ है, शायद हुँ। इसके ऊपर मैं ये रज़िया ने बहुत आपके साथ खूबसूरत बात मिलकर, की, लेकिन ये कोई ये चैलेंज नहीं है इंटेलेक्चुअलिज़्म के लिए, बहुत बड़ा क्रिएटिविटी चैलेंज के है, लिए? बहुत बड़ा चैलेंज है। और हुँ, चैट जीपीटी तो इतना हुँ, ज़्यादा हो गया है कि आप खुद तो बोल ही नहीं रहे, हुँ, जिसका भी कोई आर्टिकल निकालें आपको पता हुँ। है एक फॉर्मेट है, एक हाँ, सेट, हाँ। वो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ये हुँ, भी इसने चैट वहीं से जीपीटी से निकला है। किया है। हुँ, तो अब इन तो लोग तो इन थीसिस कर इन रहे इन हैं। ऐप्स को यूज़ ज़रूर हम करें, जिस हुँ, तरह हुँ, जिस ज़माने में माइक्रोवेव आया था, या जब कभी कंप्यूटर ईजाद हुआ था, या हुँ, जब कभी कॉर्डलेस फ़ोन्स आए थे। हुँ, मगर हर चीज़ का बैलेंस में यूज़ करना, हुँ, आई हुँ, थिंक वो बड़ा हेल्दी होता है। मगर उनको एज अ ब्लेसिंग यूज़ किया जाए इन टूल्स को, बट नॉट कि आप इतने डिपेंडेंट हो जाए कि आप अपने आप को हर ह्यूमन, चीज़ आप वेजिटेबल बनिए बैठे रोबोटिक हो, हो जाए। आप हुँ, हुँ, वेजिटेबल बन जाए और उन्हीं हुँ। से सारे काम ले रहे हो, तो फिर अच्छा आप कहाँ गए? अच्छा, मुझे लगता है एक शोबा बचा हुआ है ना, हम्म, पता नहीं आपको शौक है कि नहीं? खाना बनाना अच्छा लगता है? क्या अच्छा बनाती हैं? इसमें ऑमलेट। चैट जीपीटी आपकी हेल्प नहीं हाँ, करेगा, क्योंकि सिर्फ आपकी यही बात रेसिपी की है। स्पाइसेस से वो हो जाएगी, गड़बड़ हो हाँ, जाएगी। कुछ चीज़ें बिल्कुल। बच गई हैं, कुछ अभी शोबे ऐसे हैं, शायद कोई रोबोट आ जाए तो वो वो बनाने लग बना जाए दे। एज़ अ शेफ़। बट ये है कि आई लाइक गुड फूड, आई लव माय मदर्स फूड, वी ऑल लव आवर मदर्स, हुँ, माँ के हाथ का खाना। बिल्कुल। बट ये है कि ऑमलेट बना हुँ, लेती हूँ, और भिंडियाँ भी एक ज़माने में बनाई थी। अम्मा से सीखी, जी, किससे अम्मी सीखी? से। और ठीक, यासीन के लिए दही भल्ले उनको बहुत शौक है, अच्छा। तो वो कभी-कभी बना लेती थी जब वो हुँ, जेल में होते थे, हुँ, प्रिज़नर्स के लिए और उनके ठीक है, लिए वहाँ वहाँ पे भिजवाना। सारे। तो हुँ, ये अफ्तारी के टाइम के लिए तो वो मैं रेगुलर वहाँ पे करती थी। हुँ, इस तरह की चीज़ें हैं, बस इतना ज़्यादा नहीं है, बट हुँ, आई थिंक ये भी एक बड़ी थेरेपी होती है। हुँ, कुकिंग बड़ा सेटिस्फाइंग ऐसा होता ही है। है।
कि फूड कुक्ड विद लव, हम्म कंफर्ट फूड होता है वो। हम्म तो खैर मैंने तो ज़्यादा खाया है फैमिली का ठीक है। या कुक का या अम्मी का। हम्म तो आप आपको खाने में पसंद क्या है? जैसे होता है ना, किसी को बिरयानी, किसी को आलू गोश्त, कुछ भी, कोई पाकिस्तानी डिश या यस, कश्मीरी डिश, क्या पसंद है आपको? नून चाय तो बहुत पसंद है, और फिर उसके बाद इनका वो होता है नदरू, हम्म उसके पकौड़े, ये भी वहीं पे ग्रो करते हैं वाटर के अंदर, नदरू। और फिर उसके बाद मुझे दम आलू वहाँ के पसंद है, कश्मीरी पंडित उनकी डिश है, ठीक है। बहुत ही मज़े की है। और पाकिस्तानी तो इतनी डिशेस हैं हमारी। हाँ, वी आर रिच ऑफ टेस्ट। आई हाँ, लव हलीम a lot, and I love all the barbecue cuisines हमारी तो सारी कश्मीरी कोई डिश salads। आपने, जैसे आपने ज़िक्र किया आलू दम का, और आपने कहा पंडित की ख़ास डिश है, यस, रेसिपी आपने वहाँ से कभी ली, कुछ सोचा कि यस, चलो उनकी उनकी वो जो है क्या कहते हैं, अखरोट वाली जो चटनी है वो बहुत ही मुझे पसंद है। हमें भी बताएँ कैसे वो बनती है? वो योगर्ट की है, अखरोट हुँ, क्रश करके, और हुँ, कोकोनट, बड़ा ही मज़े का हुँ, उसका एक टेस्ट आता है, मतलब एज अ जैसा मिंट की चटनी होती है उस तरह ओके। इसको भी बंदा ले लेता है। हुँ, तो अब इतना मुझे कुकिंग का इतना नहीं, हाँ ट्राउट फिश वहाँ की बहुत अच्छी होती हाँ, है, वो तो वो बहुत मेरी पूरी मदर इन दुनिया लॉ में। बहुत अच्छी बनाती हैं। वो उसको मतलब आई डोंट नो, कोई हल्का सा शायद पेपर डालती हैं क्या, बहुत ही हुँ। मज़े का टेस्ट होता है। विशाल कोई मैसेज देंगी, ईद का मौका है, बहुत सारे कश्मीरी बहन-भाई भी हमें देख रहे होंगे, ज़ाहिर है अभी तो मैं कहती हूँ कि जो मीडिया है विदाउट बॉर्डर्स है, क्या हम्म, कहेंगी? बहुत सारे लोग जेल में हैं, बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं, बहुत सारे लोग लापता हैं, उस वादी का माहौल ही कुछ और है। बस अल्लाह करे कि जो इंटरनेशनलाइज हुआ है कश्मीर इशू, इस वक्त इतना ज़्यादा वहाँ पे जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के साथ, स्पेशली जब पाकिस्तान ने ये जंग जीती है, हुँ, तो उसके बाद और भी ज़्यादा निहत्ती कौम पे जुल्म और अरेस्ट और उनको टॉर्चर करना, फोर्स्ड कन्फेशंस करना, तो बहुत ही बुरा हाल है इस वक्त। तो थैंक्स टू इंटरनेशनल कम्युनिटी कि वो सब कश्मीर कॉज को रियलाइज़ करें कि असल इशू वही है। तो हम यही होप कर सकते हैं, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, और फेथ भी हमारा यही कहता है कि मायूसी कुफर है। हुँ, तो हमें मतलब फोकस जो है, कश्मीरियों की जो फ़्लाइट है हुँ। उनकी इतनी लंबी स्ट्रगल है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा कि ये मसला हल होगा, और कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी। लास्ट इसके में मैं लिए चाहूँगी कि माइनस न्यूज़ के स्कैम से आप कोई अपील करना चाहेंगी प्रेसिडेंट ट्रंप से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और अदर इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, यासीन मलिक साहब की रिहाई और दीगर जो सियासी यस, असीरान हैं उनकी रिहाई के लिए? बिल्कुल। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर playing a very positive and very bold step towards getting a ceasefire implemented, and also mentioning that the core issue is Kashmir issue. It should be resolved, and he wants to bring all the parties on the table. So I think it is an ideal time that he should also um, play an effective role in getting all the Kashmiri prisoners released, especially the Kashmiri political leadership, because they are the key, principal party of this dispute. And in the same manner, I would appeal to the government and to the state of Pakistan that they should have more and more Kashmiris in their delegation. In fact, the Kashmiris should be leading the delegations. And the main issue is Kashmir. If Kashmir issue is resolved, water issue is resolved, terrorism issues coming from India is resolved, and there will be peace and stability in the region and the world over. So it's an ideal opportunity. The ceasefire should be utilized as seize the moment opportunity for all of us, and humble appeal to all the stakeholders, to China, to permanent five countries, to United Nations, to all of them, that please get our Kashmiri prisoners released, put pressure on Modi, and reversal of Article 370 and 35A, so that we can move towards a very solid and constructive uh, time stipulated dialogue, a composite dialogue for a final solution. So you all need to play a very important role to pressurize Modi. That is the main problem. थैंक यू सो मच मिशाल साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया माइनस न्यूज़ को। जिस तरह से मिशाल ने अपील की है कि वाकई में इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपना बेहद मुस्बत जो रोल है वो प्ले कर सकती है कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, सियासी असीरान की आज़ादी के लिए। लेकिन मैं माइनस न्यूज़ से इतना ज़रूर कहूँगी कि कश्मीर के हवाले से सिर्फ पानी के अलावा भी हमें अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वहाँ पर इंसान बसते हैं, और हमारी ये कोशिश और अमली तौर पर एफर्ट होनी चाहिए कि वो हंसते बसते इंसान, वो वादी जितनी
खूबसूरत है उतनी ही वहाँ पर इंसानी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो जाए और हिंदुस्तान का जो गासिबाना कब्ज़ा है वो ख़त्म हो जाए और यूएन के रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंगली कश्मीरियों की मंशा के मुताबिक इस मसले का हल निकले। फर्दर अपडेट्स के लिए भी हमारा जो चैनल है माइनस न्यूज़ उसको फॉलो करते रहिए, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको किसी भी शख्सियत का इंटरव्यू चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए।